नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी हिंदी की क्लास। जैसे कि आपने पहले भी देखी होगी, जो हमने पहला पार्ट इसका जो कवर किया है, जिसमें आपके अगस्त के जितने भी पेपर है उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उनको हम डिटेल से यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हम इसी का जो है पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो रहेगा कि जो क्रिया विशेषण जो है क्रिया के होने का स्थान का बोध करवाते हैं उन्हें कौन सा क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्रिया विशेषण होता क्या है। जो हमारा क्रिया की जो है क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण हम कहते हैं। अब क्रिया विशेषण जो है इसके आपके कितने भाग होते हैं ये भी आप ध्यान रख लेना, कितने भाग या कितने भेद होते हैं। तो भेद कितने होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो एक आपका कालवाचक होता है, यहाँ पे देखिए एक आपका रीतिवाचक है, एक आपका स्थानवाचक, एक कालवाचक, चौथा आपका कौन सा परिमाणवाचक। तो चौथा भी यहाँ पे लिख देते हैं अगर एग्जाम में आ जाए, चौथा परिमाणवाचक। अब देखिए इनमें आपके सामने जो रीतिवाचक जो दिया हुआ है, यानी कि क्रिया जो है आपकी यहाँ पे क्या क्रिया विशेषण होता क्या है। तो वैसे तो जो आपकी क्रिया की विशेषता बताता है, यहाँ पे रीतिवाचक में क्या बताएगा कि जो आपकी क्रिया जो है वो किस तरह से यहाँ पे हो रही है, यानी कि क्रिया के होने की विधि या रीति जो है वो बताता है, वो हमारा कौन सा रीतिवाचक हो जाएगा। जैसे कोई काम होता है वो धीरे धीरे होता है, जल्दी जल्दी होता है, तो वो हमारा रीतिवाचक में आ जाएगा। दूसरा हमारा देखिए स्थान का बोध करवाता है, तो कौन सा स्थानवाचक हो जाएगा। कालवाचक कौन सा है, तो जिसमें हमारे टाइम के बारे में यानी टाइम पीरियड के बारे में, काल के बारे में यहाँ पे बताया जाए तो हमारा कालवाचक हो जाएगा। और जिसमें आपका परिमाणवाचक है, जिसमें संख्या या परिमाण के बारे में बताया जाए तो वो कौन सा परिमाणवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है स्थानवाचक इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ पे है कि कर्म वाच्य में जो है क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। देखिए वाच्य के बारे में हमने पढ़ा था कि वाच्य आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, तो एक आपका कृतवाच्य हो गया, एक कृतवाच्य, दूसरा कौन सा कर्मवाच्य, कृतवाच्य कर्मवाच्य, और तीसरा कौन सा था, तो आपका भाववाच्य था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें कर्म वाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है, तो इसे किसका प्रयोग कहते हैं, तो कर्मणि प्रयोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है, कर्म वाच्य का कर्मणि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट, छात्रवृत्ति के लिए जो है प्रार्थना पत्र डैश को लिखा जाता है। तो छात्रवृत्ति के लिए किसको लिखते हैं प्रार्थना पत्र, तो आप सभी को पता है प्रधानाचार्य को लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रार्थना पत्र लिखा होगा जब हम छोटी क्लास में थे तब हम प्रधानाचार्य को यहाँ पे लिखते थे। उसके बाद नेक्स्ट, बच्चे शोर मचाते होंगे इस वाक्य में वर्तमान काल का उदाहरण है, तो किसका, तो देखिए मचाते होंगे यानी कि यहाँ पे परफेक्ट नहीं बोला गया कि मचा रहे हैं या नहीं, तो ये होंगे देर का तो कौन सा संदिग्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा अपूर्ण जो दिया हुआ है, तो अपूर्ण आपका वर्तमान काल क्या होता है, जिसमें कि आपका जो है काम अभी चल रहा है, यानी अभी तक पूरा नहीं हुआ। जैसे कि वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, तो अपूर्ण आपका हो जाएगा वर्तमान काल। सामान्य आपका जो सिंपल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि बाहर कोई खड़ा है, इसमें यह पूछा गया है कि यह वाक्य सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो सर्वनाम देखिए, सर्वनाम सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो आपका संज्ञा के स्थान पर हम यूज करते हैं, संज्ञा के स्थान पर यानी संज्ञा का बार बार प्रयोग ना किया जाए, तो इसीलिए सर्वनाम का यूज किया जाता है। इंग्लिश में कौन सा हो जाएगा, तो प्रोनाउन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो इसी के आपके भेद कौन कौन से है, तो इसी का आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक है। कुल जो है टोटल कितने, तो 6 भेद है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसके बारे में बात करते हैं कि बाहर कोई खड़ा है, यानी कोई खड़ा है, में एग्जैक्ट इस चीज का पता नहीं है कि बाहर कौन खड़ा है, तो यानी कि अनिश्चयवाचक है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। अगर हमें एग्जैक्ट पता होता कि हाँ बाहर कौन खड़ा है, वह खड़ा है, तो वह लिखेंगे तो आपका कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका कौन सा पुरुषवाचक जो दिया गया, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पुरुषवाचक का, तो पुरुषवाचक के आपके कितने भेद होते हैं, तो एक तो आपका उत्तम पुरुषवाचक होता है, दूसरा आपका कौन सा, तो मध्यम होता है, तीसरा आपका कौन सा, तो अन्य होता है। तो ये तीनों के तीनों आप ध्यान रख लेना। उत्तम आपका कौन सा है, जो पर्सन बोलता है, जो बोलने वाला जो पर्सन होता है वो हमारा उत्तम पुरुष में आ जाएगा। और दूसरा कौन सा है, मध्यम पुरुष, तो जो सुनने वाला है, जो श्रोता जो है वो हमारा मध्यम पुरुषवाचक में आ जाएगा। और जो अन्य जो दिया गया है इसमें जिस पर्सन की, थर्ड पर्सन की यहाँ पे जो बात की जाती है, तो वो हमारा अन्य पुरुषवाचक में आ जाएगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में, अभी के एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए बाहर कोई खड़ा है, तो हमें निश्चय उस चीज के बारे में पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि 4 घोड़े जो है दौड़ रहे हैं, यह वाक्य विशेषण के किस भेद का उदाहरण हो जाएगा। तो 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, देखिए कितने घोड़े, 4, यानी कि कहीं ना कहीं बात किसकी हो रही है, तो नंबर्स की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि दिया गया है संख्यावाचक। इसके अलावा आपका जो दिया गया है यहाँ पे संख्यावाचक हो गया, और इसके साथ ही आपका जो है गुणवाचक जो दिया गया है, इसमें किसके बारे में जिक्र किया जाता है, तो गुणवाचक में आपके गुण के बारे में यहाँ पे बताया जाता है।
तो गुणवाचक में हम किसका यूज करते हैं, जैसे गुण के बारे में, दशा के बारे में, या हम कह सकते हैं कोई अच्छा बुरा, यानी किसी के गुण के बारे में बात हो जाए तो वो हमारा गुणवाचक हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारा कौन सा बचा यहाँ पे, परिमाणवाचक जो दिया गया, यानी कि कोई नापतोल अगर हम करें, ये जैसे ये कुछ पानी हो गया, कुछ सोना हो गया, यानी कि आपका नापतोल के बारे में या परिमाण के बारे में यहाँ पे बात आ जाए तो आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। और यहाँ पे संख्या के बारे में बात की गई है तो ये आपकी कौन सी, संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछा गया कि सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी कौन सी, अपनी वर्ण, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए जो आपके वर्ण जो है, यानी कि एक या एक से अधिक जो है, एक या एक से अधिक जो है, अगर आपके वर्ण अगर मिलकर आपके क्या बना दे, एक सार्थक वर्ड बना दे। सार्थक का मतलब है कि उस, यानी एक या एक से अधिक वर्ण जो है मिलकर एक ऐसा वर्ड बना दे जिस चीज का कोई मतलब बने, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है वो यहाँ पे, एक बार इसको तरफ करते हैं। देखिए वर्ण से मिलकर आपका क्या बनता है, शब्द बनता है, यानी कि काफी सारे वर्ण मिलकर एक सार्थक मतलब का एक शब्द बनाते हैं और इसके साथ ही काफी सारे शब्द मिलकर जो एक वाक्य बनाते हैं। तो ये आपके इस तरह से ध्यान रखने सभी के सभी। और भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे पूछी गई तो कौन सा आपका वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है कि मान्यवर, सादर, प्रणाम और आज्ञाकारी आदि शब्दों का प्रयोग पत्र लिखते समय किसके प्रयोग में आता है, तो सभी को पता है। देखिए मान्यवर, सादर, प्रणाम, आपका आज्ञाकारी किसमें, जब हम बड़ों को पत्र लिखते हैं तब हम लिखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। बाकी यहाँ पे जो दिया गया छोटों को अगर पत्र लिखते हैं तब हम क्या लिखते हैं, कमेंट करके बता देना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखिए कि चाचा शब्द जो है इसका आपका बहुवचन रूप पूछा गया। तो एक चाचा हो गया या 5 चाचा हो जाएंगे तो आपका बहुवचन सेम ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर है, यानी चाचा का एक वचन भी हमारा चाचा रहेगा और बहुवचन भी हमारा चाचा बनेगा, ना कि चाचे बनना, ना कि चाचो बनना यहाँ पे। उसके बाद मना प्लस हर जो दिया गया है, तो मना प्लस हर जो दिया गया है इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, पहले तो संधि देखो कौन सी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, कौन सी विसर्ग संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। और यहाँ पे इसका मतलब क्या बनता है, तो मना प्लस हर का बनेगा मनोहर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए उन्नति जो दिया गया है, उन्नति का आपका विलोम शब्द क्या होगा, तो उन्नति का आपका वन्नति हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो आई थिंक सारे के सारे यहाँ पे देखिए, वैसे तो एक छोटा सा प्रयास है ताकि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपके सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाए और एग्जाम से पहले जो हम मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करें और उसके साथ ही जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे कवर किए जाएं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट विशेषण की जो है तीसरी अवस्था यहाँ पे क्या रहेगी, तो विशेषण की आपकी 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी, एक तो आपकी मूलावस्था, ये आपकी पहली हो जाएगी, दूसरी कौन सी है उत्तरावस्था, और तीसरी कौन सी है तो उत्तमावस्था। तो ये तीनों के तीनों आप इनको ध्यान रख सकते हैं, कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है उत्तमावस्था राइट आंसर बनेगा। आई थिंक क्लियर होगा, बाकी आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा पूछा गया, आपसे पहला भी और दूसरा भी पूछा जा सकता है, तो तीसरे का आपका बनेगा उत्तमावस्था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि दुर्गम शब्द जो दिया गया है इसका आपका मतलब क्या बनेगा, तो दुर्गम क्या होता है, जहां पे कठिनाई से पहुंचा जाए वो हमारा दुर्गम हो जाएगा, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगर किसी रास्ते पर जा रहे हैं तो अगर वहां पे रास्ता बिल्कुल कठिन हो, यानी कि पहुंचना आसान ना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो दुर्गम रास्ता, उसको जो है दुर्गम रास्ता जो है उसको बोला जाता है। इसके साथ ही आपका जो कठिनाई से मिले तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। दुर्लभ जो हमारा कठिनाई से मिले, और जो काम कठिन हो उसे क्या कहते हैं, तो दुष्कर जो है उस काम को बोला जाता है। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि क्रिया का जो मूल रूप जो है उसे क्या बोला जाता है, मूल रूप को क्या बोला जाएगा, तो धातु बोला जाता है। ध्यान रख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अध्यापक जो है छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण है। तो अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, ये किसका, प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे फर्स्ट जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। अब देखिए प्रेरणार्थ क्रियाएं होती क्या है, जिसमें क्या है, कर्ता जो है, जो काम करने वाला है वो किसी काम को स्वयं ना कर किसी दूसरे से करवाते हैं, तो वो हमारे कौन सी प्रेरणार्थ क्रिया हो जाएगी। जैसे अध्यापक जो है खुद काम ना कर छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, तो ये आपकी कौन सी प्रेरणार्थक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन शायद 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि जो शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था किसके बारे में, सर्वनाम के बारे में, तो कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। कि संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है वो हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम। जैसे कि मैं, वह, वो, इस तरह से तुम, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के आपके उदाहरण होते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए वो क्या कहलाएंगे, आपके मुहावरे कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर
जो कौन सा सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। मुहावरे क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं कि आपका जो एक मुहावरा होता है कौन सा, कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो दीवारों के कान होते हैं, तो सच में तो कोई कान होते नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हाँ कोई बात जो सीक्रेट बात जो होती है उसको बचाने के लिए, या हम कह सकते हैं किसी गोपनीय बात को प्रकट हो जाए, यानी किसी के पास बात पहुंच ना जाए, उस खतरे को दिखाने के लिए हम कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, बात जरा आराम से करें। तो इसीलिए आपका कौन सा, यानी कि किसी शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ को प्रकट किया जा रहा है इसमें, तो आपका मुहावरे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अलंकार क्या हो जाएगा, आपकी सजावट के लिए यूज होता है, हमने ये डिस्कस भी किया था, या हम कह सकते हैं आभूषण के तौर पर आपके आभूषण की तरह होते हैं। जैसे महिलाओं के लिए हम आभूषण यूज होते हैं सुंदरता को बढ़ाने के लिए, वैसे अलंकार जो है वाक्य की, या हम कह सकते हैं कविता की सुंदरता को, शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा शब्दों के पूर्व लक्कर, यानी संज्ञा शब्दों के पहले लक्कर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, तो हमारे कौन से विशेषण कहलाते हैं, तो वो आपके सार्वनामिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। जैसे कि कह देते हैं कि मेरा घर, यानी कि घर के आगे जो है ये हमारा क्या लगा है, यहाँ पे सर्वनाम लगा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी हम कहेंगे, तो यानी कि गाड़ी जो है इसके आगे क्या है, सर्वनाम लगा है, तो कौन सा, ये सार्वनामिक आपका कौन सा हो जाएगा विशेषण, जो कि आपका ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, वाक्य के जो है सार्थक पद कुल कितने प्रकार के हैं, तो वाक्य के सार्थक पद के आपके कितने, तो आठ भाग होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। जैसे कि आपके क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारे के सारे जो है कुल मिलाकर 8 प्रकार होते हैं वाक्य के सार्थक पद के। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आम के आम जो है गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का मतलब क्या बनता है, तो इसका आपका मतलब क्या बनेगा, देखिए आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ यहाँ पे बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर रहेगा। आगे कुआ पीछे खाई का आपका चारों ओर से विपत्ति आ जाना आपका ये इसका बन जाएगा, और दोहरा लाभ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि क्रिया शब्द जो दिया गया है इसका आपका विलोम क्या हो जाएगा, तो क्रिया का आपका क्या बनेगा, विक्रय बन जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। क्रिया का मतलब आपका क्या होता है, किसी चीज को खरीदना, हमारा जो क्रिया होता है खरीदना, तो ध्यान रखना है। देखिए जैसे हमने मैथ में भी किया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो आपका क्रिया का मतलब खरीदना हो जाएगा, और विक्रय का मतलब क्या हो जाएगा, तो विक्रय का मतलब बेचना, तो यानी कि अपोजिट हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, जिन शब्दों का जो है एक ही अर्थ होता है वे कौन से शब्द कहलाते हैं, तो जिनका एक ही शब्द होता है, तो जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, यानी एक अर्थ होता है, तो वो कौन सा आपके एकार्थी कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, नाम से पता लग रहा है एकार्थी, यानी कि एक अर्थ जो होता है वो हमारे एकार्थी हो जाएंगे, जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं वो हमारे अनेकार्थी हो जाएंगे। और यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची जो दिया गया, यानी जिनके, यानी ऐसे शब्द जिनका जो है आपका क्या, ऐसे शब्द, यानी काफी सारे शब्द होते हैं उनका अर्थ हमेशा जो है वो समान होता है, अर्थ समान होता है, या उनका एक ही मतलब बनता है, वो आपके कौन से पर्यायवाची होते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं जल, नीर, ये आपके किसके, तो पानी के बारे में बात की जा रही है, तो आपके इनका अर्थ एक ही निकलता है, लेकिन ये इनका काफी सारे वर्ड हो गए, इनका एक ही अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, तो ये आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। एकार्थी शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, अनेकार्थी जिनका अनेक अर्थ यहाँ पे निकलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अविकारी शब्द जो है इसके कितने भेद हैं, अविकारी शब्द जो है इनको और क्या बोला जाता है, तो इनको अव्यय इनको बोला जाता है, और इनके कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। 4 भेद कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, कौन सा, क्रिया विशेषण हो जाएगा पहला। दूसरा कौन सा है, तो आपका संबंध बोधक जो है ये आपका दूसरा रहेगा। इसके अलावा तीसरा कौन सा है, तो आपका समुच्चय बोधक है, ये तीसरा हो जाएगा, समुच्चय बोधक जो ये तीसरा। और आपका कौन सा चौथा, विस्मय बोधक जो ये आपका चौथा हो जाएगा। ये 4 भेद हो जाएंगे अविकारी शब्द के। अब अविकारी शब्द जो इसके भेद तो 4 होते हैं, लेकिन अविकारी शब्द कौन से होते हैं, तो जिन शब्दों पर क्या है आपका लिंग, वचन और कारक, लिंग वचन और कारक, इनके कारण जो है कोई प्रभाव ना पड़े, यानी वो अविकारी हो, उनमें कोई बदलाव ना आए, किसी तरह का प्रभाव ना पड़े, वो हमारे अविकारी शब्द होते हैं। 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पुष्कर का तद्भव शब्द यहाँ पे पूछा गया, तो हमने सुबह बात की थी कौन सा, एक तो आपका तत्सम था, एक आपका तद्भव था। तो तत्सम आपका मतलब क्या, जो एज इट इज हमने संस्कृत से उठाए और अभी भी हम उनको यूज करें, वो हमारे तत्सम। और तद्भव कौन से हो जाएंगे, जिनको हम यूज करते आए और उनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो गया संस्कृत के वर्ड में, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारे तद्भव हो जाएगा, यानी कि जिनमें थोड़ा बहुत जो बदलाव हो गया वो हमारा कौन सा, तद्भव हो जाएगा। पुष्कर जो है आपका संस्कृत का वर्ड हो जाएगा, इसका आपका जो क्या बनेगा, तद्भव शब्द यहाँ पे पूछा गया, तो कौन सा आपका पुष्प, जो पुष्कर का कौन सा, ऑप्शन नंबर पोखर जो दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। यानी कि पुष्कर जो है इसका आपका तद्भव शब्द तो आपका पोखर हो जाएगा। और अगर आप ये पूछ ले कि पोखर का आपको तत्सम शब्द बताना है, तत्सम तो आपका कौन सा हो जाएगा, तब आपका पुष्कर आ जाएगा। तो दोनों के दोनों यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। यहाँ पे कि श्रोता किसे कहते हैं, तो किसे कहा जाता है, तो जो आपका बोलने वाला जो होता है उसे तो हम वक्ता बोलते हैं।
और जो यहाँ पे जो सुनने वाला जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा, ये तो हमारा श्रोता हो जाएगा। और जो बोलने वाला हमारा कौन सा, तो वो हमारा वक्ता होता है जो कि बोलने वाला, तो ये आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने की रसोई घर जो दिया गया है, अगर इसको करें रसोई प्लस घर, तो ये कौन सा शब्द बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें हमने क्या किया था कि रचना के आधार पर जो है, रचना के आधार पर जो है आपके शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो एक आपका यौगिक हो जाएगा, एक योग रूढ़, एक आपका रूढ़ हो जाएगा। अब रूढ़ शब्द कौन से हैं, जिनका क्या है, अगर हम इन एक शब्द को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दें तो उनका आपका कोई मतलब नहीं बनता, यानी निर्थक शब्द हो जाएंगे वो। जैसे कि कान कर लो, नाक कर लो, तो आपके देखिए इसमें अगर 2 टुकड़ों में इसको तोड़ेंगे तो का प्लस न, तो कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे ही आपका इसका बनेगा, यानी जिनका आपका अलग अलग टुकड़े करने पर कोई मतलब ना बने वो हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। यौगिक कौन से, यानी कि उसको 2 टुकड़ों में अगर हम तोड़ दें तो आपके क्या है, वो एक सार्थक शब्द बन जाए, यानी कि दोनों के दोनों शब्द जो है उनका आपका जो है यहाँ पे कोई ना कोई मतलब बन जाए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे रसोई घर जो दिया गया, इसमें रसोई का भी मतलब बनता है और घर का भी मतलब बनता है। तो कौन सा आपका ये यौगिक शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे जो तीसरा यहाँ पे जो दिया गया कौन सा, योग रूढ़ वाला, तो योग रूढ़ आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो जो आपका क्या है किसी शब्द से, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, जैसे दशानन के बारे में बात करते हैं, तो दशानन आपका क्या है कि 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन, यानी कि आनन का मतलब हमारे सिर होते हैं, तो जिसके 10 सिर है वो हमारा कौन सा, तो ये स्पेसिफिक किसके लिए है, तो रावण के लिए स्पेसिफाई हो जाएगा। तो इस तरह के वर्ड जो है जो किसी तीसरे पर आपका स्पेसिफाई करते हैं वो हमारे योग रूढ़ कहलाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। अब ये आपका कौन सा, एक तो आपका दशानन जो दिया गया आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका समास से भी जुड़ा हुआ है। और समास आपका कौन सा रहेगा यहाँ पे, जो आपका बहुब्रीहि समास जो है, बहुब्रीहि समास जो है ये आपका किसका, यानी कि जो योग रूढ़ शब्द है वो सारे के सारे आपके लगभग किसके हैं, तो बहुब्रीहि समास के एग्जांपल होते हैं। और बहुब्रीहि समास में ये आपका आता है जैसे दशानन जो है, इसके साथ ही लंबोदर जो है, इसके साथ ही त्रिनेत्र जो है, यानी कि इस वर्ड से तीसरे पर्सन की तरफ यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है। जैसे दशानन आपकी रावण के बारे में है, लंबोदर गणेश जी के बारे में, त्रिनेत्र आपके भगवान शिव के बारे में बताया गया। तो इस तरह से आप ध्यान रख लेना, योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। और यहाँ पे रसोई प्लस घर दोनों का कोई ना कोई यहाँ पे मतलब बनता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो कि यौगिक शब्द हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पूर्व जो दिया गया है, पूर्व का आपका यहाँ पे तत्सम शब्द जो पूछा गया, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाकी तत्सम तद्भव के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद मन के विचारों को लिख कर प्रकट करने तथा पढ़कर ग्रहण करने का क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाएगा इसको, आपका राइट आंसर बनेगा लिखित भाषा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो बिल्कुल अगर लिखकर प्रकट करने और पढ़कर ग्रहण करने की आपकी क्या, तो लिखित भाषा ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर बनेगा, इसको ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि कठोर शब्द जो है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, कठोर का आप सभी को पता है, राइट आंसर कौन सा, कोमल होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। अब एक चीज आपको ध्यान करनी है, जो कि ऑफिशियल आंसर की जो आई थी उसमें यहाँ पे हिंदी के पोर्शन में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 9 का ये जो पेपर था इसको जाकर आप जरूर चेक करें। बाकी पेपर के आंसर की बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदी के पोर्शन में यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो मिस्टेक की गई है। उसके बाद नेक्स्ट 88 जो दिया गया कि अखबार शब्द जो है किस भाषा का है, तो अखबार हो गया। इसके अलावा हमारा कौन सा, तो एक अदालत जो है, अखबार, अदालत, आदमी, ये सारे के सारे किसके वर्ड हो जाएंगे, तो ये अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया गया, अखबार का आपका अंग्रेजी दिया हुआ है और कोमल का आपका क्या कलंक दिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं हिंदी के पोर्शन में यहाँ पे जो है मिस्टेक की गई है HSSC के द्वारा। और बाकी क्या पता है, जिस भाई ने पेपर सेंड किया उसने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, लास्ट पोर्शन जो है यहाँ पे चेंज करके। उसके बाद नेक्स्ट, जिस समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान और प्रथम पद जो है संख्यावाची शब्द हो, तो कौन सा, तो देखिए उत्तर पद अगर प्रधान हो तो वो हमारा कौन सा, तो तत्पुरुष समास हमारा उत्तर पद प्रधान वाला हो जाएगा। और जो संख्यावाची प्रथम पद संख्यावाची हो तो वो हमारा कौन सा, तो द्विगु समास होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर बनना चाहिए। बाकी देखते हैं इसका राइट आंसर। बाकी ये जो समास है ये सारे के सारे हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। देखिए द्विगु का मतलब आपका क्या होता है, यहाँ पे देखिए द्विगु में शुरू क्या गया, दो, यानी द्वि का मतलब होता है दो, और दो आपका क्या हो जाएगा, एक तरह की एक संख्या है, यानी कि जिसमें क्या है पहला पद आपका संख्यावाचक हो तो वो हमारा कौन सा, तो द्विगु समास होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, जैसे दोपहर हो गया, चारपाई हो गया, तो यानी कि दो पहर का आपका समूह जो है वो हमारा दो पहर हो जाएगा। चार पायों का समूह हमारा जो चारपाई हो जाएगा, यानी पहला पद जो वो क्या संख्यावाची है, तो ये हमारा द्विगु हो जाएगा। उसके अलावा बहुब्रीहि जो दिया गया, यानी कि जिस समास में क्या किसी थर्ड पर्सन पे जो चीज आपकी इंडक्ट की जाए, यानी थर्ड पर्सन के बारे में बताई जाए जिसके बारे में, वो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे हमने बात भी की थी कौन सा, लंबोदर के बारे में, बड़ा है उदर जिसका, यानी लंबा प्लस उदर हो जाएगा। उदर माने पेट होता है और लंबा यानी बड़ा है उसका पेट, तो कुछ का तो गणेश महाराज जी के बारे में यहाँ पे जो इसकी बात की जा रही है, यानी थर्ड पर्सन पे जो बात की जाए वो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए ही जो इसका राइट आंसर बनना चाहिए। बाकी देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं,
तो दो भिन्न भिन्न व्यंजन के परस्पर मेल को हम क्या बोलेंगे, तो आपके संयुक्त व्यंजन बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। और ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया गया, सी ऑप्शन दिया गया है। तो थोड़ा सा जाकर आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं, तो 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे कि कौन से, एक आपके क्ष हो गया, एक आपका त्रय हो गया, एक आपका ज्ञ हो गया, एक आपका कौन सा श्रेय हो जाएगा। तो ये आपके कौन सा, एक आपका श्रेय हो जाएगा। तो ये आपके कौन से हो जाए, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं जो कि आपके दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी बच्चे हुए नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे कोशिश यही चल रही है कि एक छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए कि एग्जाम से पहले जो है हम हिंदी के सारे क्वेश्चन जो कि HSSC के द्वारा पूछे गए हैं 2021 में, वो सबसे पहले कवर किए जाएं। और अगर टाइम बचेगा तो बाकी बचे हुए पेपर भी वो भी हम सोल्व करेंगे। और साथ ही हर रोज जो है आपका एक पेपर जो सोल्व करवाया जा रहा है, तो उसी सीरीज को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो वो आप जरूर देखें। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है वो सारे के सारे आपके ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो उनको सोल्व करवाया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।